तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज का जो तीसरा मैच था वो इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का था और इंडिया ये मैच सिर्फ 17 रन से जीता है। तकरीबन 200 रन इन्होंने बनाए और 17 रन से सिर्फ ये मैच जीता है। यूएस वाला मैच ये 30 रन से जीते थे। नमीबिया वाला थोड़ा सा आई थिंक बेहतर था और पाकिस्तान वाला भी 60 रन से जीते थे। लेकिन ये जो दो टीमें थी इन्होंने पूरी तरह से चैलेंज किया। पाकिस्तान का एक अलग मसला है, वो आपको पता है कि एक मेंटल ब्लॉक पाकिस्तान का वो मसला है। सो खैर यहाँ पे अगर देखें ना, नेदरलैंड्स ने पूरी तरह से चैलेंज किया और मेरे ख्याल से आज नेदरलैंड्स के पास भी चांस था कि वो जीत सकते थे। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले 9 ओवर्स में ना इंडिया के 3 आउट हो चुके थे। 9 ओवरों में 70 रन थे और उसके बाद फिर इन्होंने एक्सलरेट किया और दुबे ने अच्छी इनिंग खेली जिसकी बदौलत ये 193 तक पहुंच गए। खैर इंडिया ने पहले बैटिंग की। अभिषेक शर्मा फिर 0 पे आउट हुआ। ईशान किशन ने 18 रन बनाए, 31 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 27 बॉलों में 34 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 121 के स्ट्राइक रेट से। फिर उसके बाद 66 रन बनाए शिवम दुबे ने और 30 रन बनाए क्या नाम है हार्दिक पांड्या ने। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो 3 आउट करता है जी लोगन वैन बीक, लेकिन इसको रन पड़ते हैं अच्छे खासे, 56 रन इसको पड़ते हैं 4 ओवरों में। आर्यन दत्त ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, इसी ने आउट किया था उसको अभिषेक शर्मा को। 2 आउट किए इसने 19 रन देके 4 ओवरों में और 1 आउट किया जी काइल क्लीन ने। अच्छा, उसके बाद बाकियों ने भी बॉलिंग डिसेंट ही की है, अच्छी बॉलिंग की है, लीड ने भी। और खैर नेदरलैंड बैटिंग के लिए आता है तो नेदरलैंड्स की तरफ से पूरी एक टीम एफर्ट थी जहाँ पे ये चेज कर रहे थे और एक टाइम पे आई थिंक ये ठीक ही लेके चल रहे थे। 8-9 का रन रेट लेके चल रहे थे और एंड पे जिस तरह से ये जहाँ तक पहुँच गए, मुझे लग रहा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, लेकिन ये पहुँच गए और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्रिकेट के लिए जनरली, बट आई थिंक ये अलार्मिंग चीज़ इंडिया के लिए भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें और इंडिया कई दफ़ा बहुत ज़्यादा रन्स करवा रहा है अपनी बॉलिंग से। और खैर यहाँ पे अगर बात करें तो इनके जो ओपनर्स थे, माइकल लेविट ने 24 रन बनाए 23 बॉलों में, मैक्स ने 20 रन बनाए, लीड ने 33 रन बनाए 23 बॉलों में। इसकी जो कंट्रीब्यूशन आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त है नेदरलैंड्स में, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। उसके बाद कॉलिन एक्करमैन ने 23 रन बनाए 15 बॉलों में। आर्यन दत्त पहली बॉल पे आउट हो गया था। स्कॉट एडवर्ड ने 15 रन बनाए 10 बॉलों में। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये नीचे बहुत खेलता है, मुझे लगता है इसको ऊपर खेलना चाहिए थोड़ा सा ना, जरा लेके चले पूरी टीम को साथ। ये बहुत नीचे खेलता है। 26 रन बनाए जी जैक लाइन कैशेट ने और 16 बॉलों में, और 12 बॉलों में 25 रन बनाए जी नू क्रूज ने। सो 176 तक ये पहुंच गए। अब यहाँ पे अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो 3 आउट किए हैं जी। वरुण चक्रवर्ती ने 2 आउट किए हैं, दुबे ने 35 रन दे के 3 ओवरों में, और 4 ओवरों में 36 रन सुंदर ने भी दिए हैं। 1 आउट किया है जी जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवरों में 17 रन दे के। सो बुमराह साहब आज खेल रहे थे। सो खैर यहाँ पे अगर बात करें, जो मैं बात कर रहा हूँ, मतलब यूएसए से इंडिया ने खेला। यूएसए ने मतलब उसके बाद पूरा चांस था जहाँ पे वो मैच जीत सकते थे, उन्होंने ब्लंडर्स किए और वो मैच वहाँ से वो हार गए। लेकिन फिर भी आई थिंक वो टोटल चेजेबल था। आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी ये टोटल चेजेबल था। मैं चेजेबल तो था, चेजेबल इससे मैं कह रहा हूँ कि 193 था, ये यहाँ तक पहुँच गए, बट टोटल ज़्यादा था। लेकिन फिर भी इन्होंने चैलेंज किया है और नेदरलैंड ने पाकिस्तान को भी जिस तरह से चैलेंज किया था, आई थिंक वो मैच पाकिस्तान हारा हुआ था और पूरी तरह से चैलेंज किया था। लेकिन ये जो बात की जाती है ना कि इंडिया इज अनबीटेबल, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये इट्स अ मिथ। आई थिंक ये अभी हो नहीं रहा, वो लाइन क्रॉस हो नहीं रही टीम्स की तरफ से, इसीलिए ये चीज़ लग रही है। वो प्रेशर क्योंकि थोड़ा ज़्यादा होता है इंडिया के खिलाफ कई टीम्स का, सो इसीलिए वो प्रेशर की वजह से आई थिंक वो लाइन क्रॉस हो नहीं पा रही। लेकिन टीम्स चैलेंज कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और खैर उसके बाद अगर बात करें जी, सो ये सूरत हाल है जी। बाकी आई थिंक ये अलार्मिंग चीज़ इनकी बॉलिंग के लिए भी है कि इनकी बॉलिंग को रन्स तो पड़ रहे हैं। अब आप इनकी बॉलिंग को पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल जज ना करें। पाकिस्तान के साथ जो मैच हुआ था, पाकिस्तान ने जो किया था वो पाकिस्तान को खुद नहीं पता था उन्होंने क्या किया। अभी खैर मैं उसकी देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस शादाब की, और उसमें उसने बात की कि एक उससे सवाल हुआ था कोई एक्स क्रिकेटर्स का जो कि होता रहता है। उसने कहा जी वो तो उन्होंने कभी मैच नहीं जीता वर्ल्ड कप में, और हमने जो एक जीता हुआ इंडिया को एक दफ़ा जो हराया वो हमने हराया है। टेक्निकली उसकी बात ठीक है, बट ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है कि आप इतना लंबा आपका करियर, 10 साल से ज़्यादा का करियर हो गया, आप सिर्फ इस चीज़ को
फ्लेक्स कर रहे हैं कि जी हमने एक दफ़ा इंडिया को हराया है, उन्होंने हराया नहीं। वो खैर उसको जो उनको जवाब दे रहा था, एक बात किसी हद तक ठीक भी थी, क्योंकि मैं भी ये बात कहता हूँ कि ये जो टीवी पे आके बैठते हैं ना, ये पहले इनके साथ सेम चीज़ें ही हो चुकी हुई हैं और ये ही इनको रेलिवेंट रखते हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल, मुझे लगता है कि शादाब की वजह से टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ है। वो परफॉर्म कर रहा है आके, बट टीम का कॉम्बिनेशन उसकी वजह से ख़राब हुआ है। आप उसके बाद देखें, नवाज की बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आई। वो इनसिक्योरिटीज़ हमारे यहाँ कल्चर में ये चीज़ें हैं, क्रिएट होती हैं। नवाज जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, वो बॉलिंग तो भी अच्छी कर रहा है अपनी, बट आप उसकी बैटिंग में देखें। मेरे ख्याल से अगर शादाब और नवाज में मुझे पहले किसी को भेजना हो तो मैं नवाज को भेजूंगा। मैं नवाज को भेजूंगा कि नवाज आए बैटिंग करने, क्योंकि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और उसने प्रूव किया हुआ है। इवन शादाब भी अच्छा कर रहा है, बट मैं पहली प्रायोरिटी शादाब को नहीं, नवाज को दूंगा। और शायद मैं फ़हीम को भी आगे रख दूंगा। फ़हीम ने जिस तरह से मैच जितवाया है, और मुझे नहीं लगता कि शादाब एज एन ऑलराउंडर डिजर्व करता है टीम में। ऑलराउंडर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं, एक प्रॉपर बॉलर ऐड कर सकते हैं उसकी जगह पे। और बाकी जो बाबर वाली डिस्कशन है, आई थिंक ये जो छांटी हो रही है ना, ये इस टूर्नामेंट में हो जानी है। मुझे लगता है कि बेसिकली मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनका इतना जहन नहीं है, इंटेलेक्चुअली ये इतने मेच्योर है ही नहीं कि ये बातों को समझ सकें। मैं अगर बाबर की जगह पे होता ना, मैं इस टूर्नामेंट के बाद ना मैं रेस्ट लेता ज़रा लंबा क्रिकेट से, सीरियसली, और मैं बहुत बेसिक लेवल पे चला जाता और मैं सिर्फ थोड़ा सा ना सोचता कि मैंने पिछले 2-3 सालों में किया क्या और क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। उन चीज़ों को सॉल्व करता। एक चीज़ और करता मैं, बाबर आजम को शादी कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो 30+ तो वो हो गया है। अब मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपको जब कोई थोड़ा सा चेंज मिलता है ना अपनी ज़िंदगी में जनरली, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है मेरे ख्याल से। सो वो थोड़ा सा चेंज कई दफ़ा ना आपके लिए पॉजिटिव साबित हो जाता है। मैं सिर्फ वो शादी नहीं सिर्फ हो सकती, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बाकी कई चीज़ें मुझे लगता है कि ट्राई हो चुकी हैं कि आपके साथ बहुत बुरा भी हो चुका है, आपको गालियाँ भी पड़ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो चीज़ प्रोड्यूस आपके अंदर से हो ही नहीं रही। कोई मसला नहीं था बाबर के साथ, ये स्पिन नहीं खेल सकता, ये स्लो खेलता है, और उसने असल में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इतना जहन ही नहीं है। उसको पता ही नहीं था कि मैंने खुद को कैरी किस तरह से करना है। जब वो कप्तान बना था, उसने अपनी कप्तानी में वो ड्रेन हो चुका हुआ है, इंटेलेक्चुअली वो ड्रेन हो चुका हुआ है। अब इवन रिजवान से मुझे वो उम्मीद नहीं थी जो उसने बातें कर दी थी जब वो कप्तान बना था, कि जो उसकी अप्रोच, जो डिफेंसिव अप्रोच रहती है गेम को लेके, देखो ठीक बात तो नहीं है। बाबर ये कह सकता था, हाँ ठीक है, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है मैं उसके मुताबिक खेलूंगा, रिजवान भी ये। लेकिन इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जरूरत ही नहीं है, हम जैसे हैं हम वैसे ठीक है। ये गलत था। अभी आई थिंक मैं वैसे उम्मीद करता नहीं हूँ ये मीडिया शो से। इधर अहमद शहजाद और उन्होंने एक बात कर दी थी, आमिर बैठे हुए थे कल रात को, तो एक मीडिया चैनल पे, जियो पे बैठे हुए थे, ताबिश के शो पे। बेसिकली उन्होंने वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात कर दी थी और उसकी बिल्कुल सेंस बनती है। इवन दो कि मैं ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आज ये जो बात कर रहे हैं ये आज की बात है, ये इनके टाइम पे ही थे, ये उस वक्त खेल ही रहे थे। असल में उन्होंने ये कहा कि यार हम दुबई में खेलते रहे हैं और दुबई में ना 150-60 वाले मैचेस जीते जाते हैं, वो विनिंग टोटल होते थे, और इस वजह से हम 200 सवा 200 वाले मैचेस खेलते ही नहीं थे और हमें आदत भी नहीं पड़ी। बिल्कुल ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं वहाँ पे एक चीज़ ये भी कहूँगा कि हमारा सिस्टम भी कभी नहीं बना। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस खड़ी तो करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम बाबर आजम की बात कर, बाबर आजम आजकल 4 नंबर पे खेल रहा है। क्या आपके पास 4 नंबर पे कोई ऑप्शन नहीं है? मैं आपको नाम बता देता हूँ, कामरान गुलाम हो सकता था, सऊद शकील हो सकता था। जो रिक्वायरमेंट हमें है, मेरे ख्याल से सऊद शकील उन चंद लोगों में से होगा, चंद बैट्समैनों में से होगा इस वक्त करंट, जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है, उस लेवल पे खेलता है। जिस तरह श्रीलंकन को आप देखते हैं ना, वो मुझे लगता है कि उनसे बेहतर तो कोई खेलता ही नहीं स्पिन को, और पाकिस्तानी भी बहुत बेहतर खेलते हैं। आप सलमान आगा को देखें, ये जो बाबर वगैरह को आज आप देख रहे हैं ना, ये क्यों आपको लग रहा है? वो उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये टेक्निकल मसले जो आज आपको नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इतना बेहतरीन बैट्समैन, उसको सिर्फ ये लेग स्टंप से जो मिडिल स्टंप पे बॉल आएगा, लेग स्पिनर का या लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर का, वो उसको तंग कर देगा और उस पर वो सॉल्व भी नहीं कर सकेगा उसको? सीरियसली नहीं।
वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। सो मैं अगर बाबर की जगह पे होता तो मैं तो ये रश लेता लंबा। अब PSL आ रहा है, वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। 7 करोड़ तो उसको सामने से मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे नौकरियों वाला जो माइंडसेट है वो भी एक बिल्कुल हकीकत है। और ये आई थिंक ये पता नहीं कब ये क्लियर होगा। ये मैं बिल्कुल वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये अवेयरनेस कभी हो ना कि आप कितना बेहतर खुद को कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम गोल ये होते हैं क्रिकेटर्स के, बैकग्राउंड इतने अच्छे होते नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा आता है जी, मेरा एक प्लाजा बन जाए, वहां से रेंट आता है, मेरी पूरी जिंदगी चल गई बस। सीरियसली यार, 25 करोड़ 30 करोड़ के मुल्क में आप लोग रहते हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, सो आप लोग सिर्फ इतना सोचते हो। और ये वाकई रियलिटी है। हमारे मोस्टली ये लोग आपको ये नजर आते हैं, ये प्लेयर्स, इनकी मैक्सिमम सोच यहाँ तक जाती है, कोई इंटेलेक्चुअल बात इनके मुंह से आपको नजर नहीं आएगी। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक मैं ये जो अभी शादाब ने बात की है, किसी हद तक उसकी बात ये ठीक है, बट ये अपनी वो जगह को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो टीम में इस वक्त कैसे आया है। ये 6 महीने पहले बातें शुरू हो गई थी कि शादाब आएगा, चुप करके आगे वर्ल्ड कप की टीम में आ जाएगा। एक सीरीज पहले वो आता है, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब होता है, तो आज वो टीम में सारा कुछ ठीक है। और आज उसने जस्टिफाई किया जी मेरा तो एक ओवर बुढ़ा गया है। भाई आपने किस टीम के खिलाफ मतलब ये बॉलिंग, उसके बाद और कंडीशंस भी हैं, लेकिन मैं आप सिर्फ ये ना कहें कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया, आप सिर्फ ये देखें कि पूरी टीम का उस पर इम्पैक्ट क्या बना है। और वो जो थोड़ा सा ये चीजें थोड़ी सी जबानें लग गई हैं, सिर्फ पैसे की वजह से लगी हैं, ये सिर्फ पैसे की वजह से है। और मैं कहता हूँ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जितना अभी तो कुछ पैसा ही नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में अभी बहुत पैसा आना है, अभी बहुत पैसा आना है पाकिस्तान क्रिकेट में, मैं आपको ये बता दूं। बहुत पैसा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि बहुत पैसा पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाला है। लेकिन क्या उससे क्रिकेट हमारी बेहतर होगी? पता नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो कोई बना ही नहीं है। लगना कहाँ पे वो पैसा? इंडिविजुअली प्राइवेट लोग लगाएंगे और वही लगाएं, क्योंकि PCB अभी भी उस चीज में कामयाब हुआ नहीं है जो उनको एक स्ट्रक्चर बनाना है। क्लब क्रिकेट को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स PCB को करवाने पड़ेंगे, लेकिन उनका पहले एक स्ट्रक्चर बनाए, एक प्रॉपर कोई टेक्नोलॉजी बनी होनी चाहिए जहां पे हर प्लेयर का क्लब लेवल पे इवन उसका एनालिसिस क्या कहते हैं उस सॉफ्टवेयर पे हो और PCB के पास वो सारा डेटा हो। ये कभी भी नहीं होगा। ये इनमें सोचना पड़ता है इन चीजों में। आपके पास कुछ नहीं है। क्लब क्रिकेट का प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि क्लब कैसे पैसे कमाएंगे, और उसमें PCB की सपोर्ट होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, बहुत सी चीजें और होती हैं जो रिसोर्सेज PCB की एक्सेस कई चीजों पे होती है। PCB एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन वो सोचने वाले लोग नहीं है। नौकरी पेशा लोग हैं, उनके माइंडसेट ऐसे हैं कि बस हमारी नौकरियां जानी नहीं चाहिए, इनसिक्योरिटीज बड़ी हैं। सो खैर ये सारी चीजें हैं। ये तो एक चीज है, बहुत सी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये मीडिया शोज भी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो पीछे एक कॉन्सेप्ट आया था मेंटोर्स का, जी 50 लाख रुपए महीने का ले रहे थे जो, अच्छा नौकरी आपने पकड़ ली। ये बातें जो आज आप कर रहे हैं, और ये पहले भी करते थे, ये सारे ये जितने कोच थे, ये मेंटोर थे ना, ये पहले भी ये बातें करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम के अंदर जाते हैं ना, तब ये बातें नहीं करते। तब ये करें कि हम नौकरी करेंगे तब जब आप ये चीजें ठीक करेंगे। मोहम्मद यूसुफ बाहर निकलते हैं तो वो ये बातें शुरू कर देते हैं, जब वो सिस्टम के अंदर होते हैं वो ये बातें क्यों नहीं करते? मिसबा वकार कितनी देर सिस्टम के अंदर रहे हैं, क्या किया इन्होंने? कंडीशन रखें कि हम नौकरी नहीं करेंगे, पहले इन चीजों को ठीक करें, क्योंकि इनका उतना जहन ही नहीं है। ये आइडियल, ये बाहर आके आपको इनकी बातें लगती है ना, बड़ी बहुत जबरदस्त बातें कर रहे होते हैं, इनसे आपको क्या कहते हैं जहीन कोई लगता ही नहीं है। सेम फॉर अहमद शहजाद। इवन आमिर से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसने भी कई बातें ऐसी की थी जो आई थिंक मुझे लगता है कि उसको मीडिया पे आके नहीं करनी चाहिए थी। वो कई बातें उसने बड़ी जबरदस्त की थी जो कि आई थिंक कईयों ने की भी नहीं है, लेकिन आई थिंक सबके साथ ये हुआ है। वो जिन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आई थिंक ये पर्सनल, एक वो कहते हैं ना, एक ख्वार होती है किसी के ऊपर के, ठीक है, मतलब ये पर्सनल इनका सारा कुछ चलता रहता है, पर्सनल इनसिक्योरिटीज, ये सारा कुछ। इवन अहमद शहजाद के साथ भी मैं सेम ये चीज कहता हूँ कि आप ये देखें ना, अहमद शहजाद शो करते हैं पहले, ठीक है, वो सेम बातें ये करते हैं जो इनके खिलाफ पहले होती थी, फिर वो पहले वो बात ही शो में करते हैं, फिर वो यूट्यूब चैनल पे जाके करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ साइकिल रिपीट हो रहा है। ये मीडिया, पहले क्रिकेटर, फिर मीडिया में आ जाओ, ये सारा कुछ ऐसे चलता रहता है। इस पर बड़ी डिटेल में बात हो सकती है।
बाकी फिर आपसे बात होती है।